तो आज हम 2026 की साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, एंड पॉइंट सुरक्षा पर, क्लाउड और एआई में क्या नया चल रहा है, और हाँ, कुछ बहुत ही तकनीकी चीज़ों पर भी, जैसे घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम। और आज हमारा मिशन, यूं समझ लीजिए, ये समझना है कि साइबर सुरक्षा कैसे बदल रही है। अब बात सिर्फ हमले के बाद चीज़ें ठीक करने की नहीं रही। नहीं, अब बात है हमले को होने से पहले ही अपने आप रोकने की। और शुरू करने के लिए एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक 68% कंपनियां मानती हैं कि उन पर कम से कम एक एंड पॉइंट हमला हुआ है। मतलब हर 3 में से 2 से ज्यादा। बिल्कुल। और ये आंकड़ा दिखाता है कि आज खतरा कितना बड़ा हो गया है। पुराने तरीके वो अब काम नहीं कर रहे। 51% कंपनियों ने तो ये भी कहा कि मैलवेयर उनके पारंपरिक सुरक्षा सिस्टम को मतलब आराम से धोखा देकर अंदर आ गया। और यहीं से हमारी बातचीत शुरू होती है, सुरक्षा की उस पहली दीवार से जो आजकल सबसे ज्यादा टूट रही है, एंड पॉइंट सुरक्षा। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये एंड पॉइंट सुरक्षा आखिर है क्या, और ये हमारे पुराने एंटीवायरस से कैसे अलग है, खासकर 2026 के हिसाब से? देखिए, ये पुराने एंटीवायरस से बहुत आगे की चीज है। पुराना एंटीवायरस एक लाइब्रेरियन की तरह था जो सिर्फ उन किताबों को पहचानता था जो पहले से ही खराब लिस्ट में थी। लेकिन आज के नए खतरे तो रोज नई शक्ल में आते हैं। तो अगली पीढ़ी के जो समाधान है वो एआई, रियल टाइम निगरानी और व्यवहार विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे सिर्फ ये नहीं देखते कि कोई फाइल जानी पहचानी बुरी फाइल है या नहीं, बल्कि ये भी देखते हैं कि वो कर क्या रही है, क्या वो कुछ अजीब हरकत कर रही है। और इसी वजह से ये जीरो डे खतरों को, जीरो डे मतलब ऐसे हमले जिन्हें पहले कभी दिखाई नहीं गया, बिल्कुल, और खतरनाक रैंसमवेयर को भी रोक पाते हैं। स्रोतों में 2026 के लिए 5 बड़े खिलाड़ियों का जिक्र है। क्या उनमें कुछ खास है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है? हाँ बिल्कुल। पहला है सेंटिनल-1, जो अपने सिंगुलैरिटी प्लेटफॉर्म में बहुत एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करता है। एक मिनट रुकिए, एआई का उपयोग, ये तो आज हर कोई कहता है, एक मार्केटिंग शब्द जैसा लगता है। क्या सेंटिनल-1 का एआई दूसरों से वाकई में अलग है, या इसमें सच में कोई दम है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। सेंटिनल-1 का जो बिहेवियरल एआई है वो सिर्फ फाइलों को स्कैन नहीं करता, वो देखता है कि आपके सिस्टम में प्रोसेस कैसे चल रहे हैं। एक जासूस की तरह है जो भीड़ में किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान लेता है जो दिखने में तो आम है पर उसकी हरकतें संदिग्ध हैं। और उनकी एक और खासियत है वन क्लिक रेमिडिएशन। सैमसंग एसटीएस के एक विशेषज्ञ ने इसे अद्वितीय एआई आधारित इंटेलिजेंट सुरक्षा तकनीक कहा है, जो दिखाता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। वन क्लिक रेमेडिएशन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक बड़े जटिल नेटवर्क में ये सच में काम करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक छोटी समस्या को ठीक करने के चक्कर में 10 नई समस्याएं खड़ी कर दे? ये एक जायज चिंता है। इसका जवाब है कि ये सिस्टम सिर्फ वायरस को डिलीट नहीं करता, नहीं, ये हमले से हुई सभी चीजों को रिवर्स कर देता है। जैसे एक टाइम मशीन। ओह, अगर किसी फाइल को एन्क्रिप्ट किया गया तो उसे वापस ले आता है। अगर कोई रजिस्ट्री बदली गई तो उसे ठीक कर देता है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, पूरे शहर पर बम गिराने जैसा नहीं। ठीक है, ये दिलचस्प है। तो यहाँ असली लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि फिलॉसफी की लग रही है। एक तरफ सेंटिनल-1 जैसी कंपनियां हैं जो कह रही हैं कि एआई ही सब कुछ है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है पालो एल्टो नेटवर्क्स और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। पालो एल्टो का नजरिया है कि सिर्फ एंड पॉइंट को देखना काफी नहीं है। उनका XDR सिस्टम एंड पॉइंट, नेटवर्क और क्लाउड तीनों जगहों से जानकारी इकट्ठा करके एक बड़ी तस्वीर बनाता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आप हमारे इकोसिस्टम में हैं, विंडोज, ऑफिस 365, एज्योर, तो हमारी सुरक्षा सबसे अच्छी होगी क्योंकि हम अपने घर को सबसे बेहतर जानते हैं। और क्राउडस्ट्राइक और ट्रेंड माइक्रो, उनकी क्या कहानी है? क्राउडस्ट्राइक पूरी तरह से क्लाउड पर बना है। उनकी खासियत है थ्रेट ग्राफ, जो हमलावर के हर कदम का एक नक्शा बना देता है। इससे समझना आसान हो जाता है कि हमला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचा। अच्छा। और ट्रेंड माइक्रो का जो ट्रेंड विजन 1 है, वो ईमेल्स, नेटवर्क और एंड पॉइंट से मिली जानकारी को जोड़कर उन हमलों को पकड़ता है जो अलग अलग जगहों से धीरे धीरे किए जाते हैं। तो जैसा आपने कहा, ये सिर्फ प्रोडक्ट चुनने की बात नहीं है, ये एक पूरी सुरक्षा रणनीति चुनने की बात है। तो अगर मैं किसी कंपनी का CTO हूं, तो मुझे क्या देखना चाहिए? सिर्फ ये कि कौन सबसे ज्यादा खतरे पकड़ता है?
वो तो जरूरी है ही, लेकिन स्रोतों के मुताबिक 3 और चीजें बहुत अहम हैं। पहला, कवरेज। क्या ये सिर्फ लैपटॉप को बचाता है या मोबाइल, सर्वर और आईओटी डिवाइस को भी? सही है। दूसरा, स्केलेबिलिटी। क्या ये कंपनी के बढ़ने के साथ साथ बिना सिस्टम को धीमा किए काम कर सकता है? और तीसरा, सबसे जरूरी, ऑटोमेशन। क्या ये सिस्टम खुद से खतरों को पहचान कर उन्हें रोक सकता है, ताकि आपकी टीम हर छोटे-मोटे अलर्ट के पीछे ना भागती रहे? तो मतलब हमने अपने किले की दीवारों यानी एंड पॉइंट्स को एआई और ऑटोमेशन से मजबूत कर लिया है, लेकिन क्या हो अगर हमलावर के पास पहले से ही गेट की चाबी हो? यहीं से एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जो एक स्रोत ने कही है। नेटवर्क अब आपकी सीमा नहीं है, पहचान है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। पहले कंपनियां एक ऑफिस में होती थीं और एक मोटी फायरवॉल उस ऑफिस को बाहरी दुनिया से बचाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, डेटा क्लाउड में है, कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, कहीं से भी लॉगिन कर रहे हैं, तो वो पुरानी दीवारें अब किसी काम की नहीं रहीं। अगर एक हमलावर के पास आपके कर्मचारी का सही यूजर नेम और पासवर्ड है, तो वो उस दीवार के ऊपर से उड़कर सीधे अंदर आ सकता है। इसलिए अब सुरक्षा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कौन लॉगिन कर रहा है, न कि कहाँ से कर रहा है। तो अगर पहचान ही नया किला है, तो मुझे लगता है कि इसकी दीवारों में भी दरारें होंगी। स्रोत इन कमजोरियों के बारे में क्या बताते हैं? क्या कोई खास तरह के खतरे हैं जो सिर्फ पहचान आधारित सुरक्षा में ही दिखते हैं? बिल्कुल। 2 बड़े दिलचस्प शब्द हैं, क्लाउड आइडेंटिटी स्प्रॉल और क्रेडेंशियल क्रीप। आइडेंटिटी स्प्रॉल। इसका मतलब है कि समय के साथ हजारों यूजर अकाउंट और परमिशन बन जाते हैं। पुराने कर्मचारियों के, टेस्टिंग के लिए बनाए गए अकाउंट्स, मशीनों के अकाउंट्स, इनमें से कई बेकार पड़े रहते हैं। जैसे किसी पुराने घर के दरवाजे पर लगा एक भूला हुआ ताला। हमलावर इन्हीं तालों को खोजते हैं। और क्रेडेंशियल क्रीप, ये सुनने में और भी खतरनाक लगता है। ये बहुत खतरनाक है। सोचिए, एक कर्मचारी मार्केटिंग से फाइनेंस में चला गया। उसे फाइनेंस के सिस्टम का एक्सेस मिल गया, लेकिन किसी ने उसका पुराना मार्केटिंग एक्सेस हटाया ही नहीं। ओह, तो अब उसके पास दोनों की चाबियां हैं। बिल्कुल, अब उसके पास दोनों विभागों की चाबियां हैं। वो अनजाने में एक सुपर यूजर बन गया है। अगर उसका अकाउंट हैक होता है, तो हमलावर को एक ही झटके में 2 विभागों का खजाना मिल जाता है। स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि हर क्लाउड प्रोवाइडर इस समस्या को अलग तरह से देखता है। AWS, गूगल क्लाउड और एज़्योर, तीनों की पहचान संभालने की फिलॉसफी अलग है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। गूगल क्लाउड एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह है, मतलब पदानुक्रमित। अगर आपने टॉप लेवल पर किसी को कोई परमिशन दे दी, तो वो अपने आप नीचे के हर विभाग और प्रोजेक्ट पर लागू हो जाती है। एक मास्टर की तरह? हाँ, एक मास्टर की तरह, जिससे अनजाने में सब कुछ खुल सकता है। अच्छा, और AWS इससे कैसे अलग है? AWS का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो डिफ़ॉल्ट रूप से मना के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब जब तक आप साफ-साफ किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते, तब तक हर चीज़ के लिए मना है। ये ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन इसे मैनेज करना ज़्यादा जटिल हो सकता है। और एज़्योर, जो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होता है, उसका क्या? अज़्योर का एंट्रा आईडी, जो पहले अज़्योर AD था, अक्सर पहचान के लिए सत्य का स्रोत होता है। ये पुराने ऑन प्रेमाइसिस सिस्टम और नए क्लाउड के बीच एक पुल का काम करता है। लेकिन इसमें एक जोखिम है। क्या जोखिम? अगर हमलावर आपके पुराने ऑन प्रेमाइसिस सर्वर में घुस जाता है, तो वो अक्सर उस पुल का इस्तेमाल करके सीधे आपके क्लाउड किंगडम में पहुंच सकता है। तो इसका तकनीकी समाधान क्या है? क्या हम हमेशा पासवर्ड लीक होने के डर में ही जीते रहेंगे? लक्ष्य है शून्य दीर्घकालिक रहस्य। मतलब पासवर्ड और API कीज जैसी चीजों को कहीं भी लंबे समय तक स्टोर करके रखना बंद करना होगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन जैसी तकनीकें हैं। इसे ऐसे समझिए कि कोई एप्लीकेशन परमानेंट चाबी रखने के बजाय सिर्फ जरूरत पड़ने पर कुछ मिनटों के लिए एक चाबी उधार लेता है। काम खत्म होते ही वो चाबी बेकार हो जाती है। एक और तरीका है जस्ट इन टाइम या JIT एक्सेस। डेवलपर को किसी सर्वर पर काम करने के लिए सिर्फ 2 घंटे की परमिशन मिलती है और 2 घंटे बाद वो परमिशन अपने आप खत्म हो जाती है। कोई भूला हुआ ताला नहीं, कोई खतरा नहीं। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहचान को सुरक्षित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि हमलावर भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने भी अपने सैनिकों को AI जैसे सुपर सोल्जर सीरम दे दिए है ना।
जिससे ये लड़ाई और भी तेज और खतरनाक हो गई है? हाँ, ये एआई की दोधारी तलवार है। हमलावर अब एआई का इस्तेमाल ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा भरोसेमंद हमले करने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वो एआई से ऐसे व्यक्तिगत फिशिंग ईमेल बना रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं और पारंपरिक स्पैम फिल्टर को आसानी से धोखा दे देते हैं। अच्छा। इसने खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों यानी SMBS के लिए जोखिम बहुत बढ़ा दिया है, जिनके पास बड़ी कंपनियों जैसी सुरक्षा टीम नहीं होती। तो छोटे व्यवसायों के लिए ये एक नामुमकिन लड़ाई जैसी लगती है। क्या यहीं पे मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स यानी MDR काम आता है? बिल्कुल। MDR अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी सुरक्षा के लिए जासूसों की एक टीम किराए पर ले रहे हैं। छोटे व्यवसाय खुद से 24 घंटे काम करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम नहीं रख सकते। MDR कंपनियां उन्हें ये सुविधा देती हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी आपको अलर्ट तो दे सकती है, लेकिन उस अलर्ट के पीछे का इरादा क्या है, उसका असर क्या होगा, ये समझने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। MDR वही इंसानी विशेषज्ञता लाता है। जब हम AI की बात करते हैं तो गार्टनर की एक रिपोर्ट कुछ बड़े नामों का जिक्र करती है जिन्हें हराने वाली कंपनी या कंपनी टू बीट कहा गया है। ये कौन है और ये क्या संकेत देता है? गार्टनर ने 4 कंपनियों को अलग-अलग AI क्षेत्रों में लीडर माना है। गूगल को एंटरप्राइज एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म में, पालो आल्टो नेटवर्क्स को AI सुरक्षा में, माइक्रोसॉफ्ट को एंटरप्राइज AI में और ओपन AI को LLM प्रदाता के रूप में। यहाँ जो बड़ी प्रवृत्ति दिख रही है वो है एजेंटिक AI की ओर बढ़ना। एजेंटिक AI ये क्या होता है सरल शब्दों में? अब तक का AI ऐसा था जिसे आप नियम बताते थे और वो उनका पालन करता था। एजेंटिक AI ऐसा है जिसे आप एक लक्ष्य बताते हैं और वो खुद तय करता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। अच्छा। यह एक सैनिक को सिर्फ गोली चलाओ का आदेश देने और एक कमांडर को पहाड़ी पर कब्जा करो का लक्ष्य देने जैसा अंतर है। कमांडर खुद रणनीति बनाएगा। सुरक्षा में इसका मतलब है कि AI सिस्टम सिर्फ अलर्ट नहीं देगा, बल्कि वो खुद समस्या को समझेगा, उसका समाधान ढूंढेगा और उसे लागू भी कर देगा। AI की ये सारी बातें और पारंपरिक फिल्टर्स को बाईपास करने की तकनीक मुझे पुराने जमाने के अलार्म सिस्टम यानी IDPS की याद दिलाती हैं। क्या ये सिस्टम इस नई AI पावर्ड दुनिया में भी प्रासंगिक हैं? या ये उस कार अलार्म की तरह हो गए हैं जो बजता तो है पर कोई ध्यान नहीं देता? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, लेकिन उनका रोल बदल गया है। पहले फर्क समझना जरूरी है। फायरवॉल एक गेट कीपर है जो नियमों के आधार पर ट्रैफिक को अंदर आने देता है या रोक देता है। IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक चौकीदार है जो सिर्फ देखता है और कुछ भी संदिग्ध होने पर अलार्म बजाता है, लेकिन कुछ करता नहीं। ठीक है। और IPS यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एक एक्टिव गार्ड है। वो न सिर्फ खतरा देखता है बल्कि उसे सक्रिय रूप से रोकता भी है, जैसे किसी बुरे पैकेट को फेंक देना या कनेक्शन को काट देना। और ये सिस्टम खतरों का पता कैसे लगाते हैं? क्या इनके पास कोई जादुई तरीका है? 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है हस्ताक्षर आधारित। ये सबसे पुराना है। ये ज्ञात हमलावरों की फोटो के डेटाबेस से ट्रैफिक का मिलान करता है। जाने पहचाने चोरों को पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई नया चोर नई शक्ल में आए तो ये उसे नहीं पहचान पाता। ठीक है, 0 डे हमलों के लिए बेकार है। बिल्कुल। दूसरा है विसंगति आधारित। ये पहले आपके नेटवर्क के सामान्य व्यवहार को सीखता है और फिर जो कुछ भी उस सामान्य से अलग होता है उसे संदिग्ध मानता है। ये नए हमलों को पकड़ सकता है, लेकिन कभी-कभी ये झूठा अलार्म भी बजा सकता है। और तीसरा तरीका? तीसरा और सबसे दिलचस्प है स्टेटफुल प्रोटोकॉल विश्लेषण। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी से एक तय क्रम में बात कर रहे हैं। पहले नमस्ते, फिर आप कैसे हैं, फिर मुख्य बात। अगर कोई सीधे आकर मुख्य बात करने लगे बिना नमस्ते किए तो आपको कुछ गड़बड़ लगेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये सिस्टम नेटवर्क की बातचीत में ठीक यही गड़बड़ी या बदतमीजी पकड़ता है। वाह, तो ये नेटवर्क ट्रैफिक में तहजीब की जांच कर रहा है। ये तो काफी स्मार्ट है। लेकिन 2026 में इस स्मार्ट सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक शब्द में एन्क्रिप्शन। आजकल ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब एक तरह के सीक्रेट कोड में। तो हमारे गार्ड्स को ये तो दिख रहा है कि 2 लोग बात कर रहे हैं,
पर वो क्या बात कर रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा। ये तो एक बड़ी समस्या है। और TLS 1.3 और ECH जैसी नई तकनीकों के साथ अब तो ये भी छिपाया जा रहा है कि आप किससे बात करने जा रहे हैं। ये पारंपरिक नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अंधा स्थान, एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया है। तो अगर हमलावर एक अदृश्य चोगा पहनकर घूम रहे हैं तो कंपनियां उन्हें देखने के लिए क्या कर रही हैं? दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहली है ब्रेक एंड इंस्पेक्ट। ये हर एन्क्रिप्टेड पैकेट को खोलने, उसकी जांच करने और फिर उसे दोबारा सील करके भेजने जैसा है। ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है और ये नेटवर्क को धीमा कर सकता है। ये हर चिट्ठी को खोलने जैसा है। बिल्कुल। और दूसरा, कम दखल देने वाला तरीका है मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना। ये सिस्टम पैकेट को खोले बिना उसके बाहरी लक्षणों जैसे उसका आकार, भेजने का समय, कितनी देर में जवाब आया का विश्लेषण करके अंदाजा लगाता है कि अंदर किस तरह की बात हो रही है। मतलब चिट्ठी को बिना खोले उसके वजन और आकार से अंदाजा लगाना कि ये एक ग्रीटिंग कार्ड है या बिल? एकदम सही। ये कम सटीक हो सकता है, लेकिन बहुत तेज है। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की बातचीत से ये तो साफ है कि हम एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। हम किले की दीवारों से हटकर हर व्यक्ति के पहचान पत्र की जांच करने की ओर बढ़ गए हैं। बिल्कुल। और AI इस बदलाव के दिल में है। ये बचाव को भी ताकत दे रहा है और हमले को भी। इसका नतीजा ये है कि अब अलग अलग सुरक्षा उपकरणों का जमाना जा रहा है। अब SIM, SOAR और XDR जैसे एक साथ काम करने वाले स्वचालित प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो सेकंडों में प्रतिक्रिया दे सके। लक्ष्य अब सिर्फ खतरों का पता लगाना नहीं है, लक्ष्य है एक ऐसी प्रणाली बनाना जो खुद से सीख सके, खुद को ठीक कर सके और आने वाले खतरों के लिए खुद को तैयार कर सके। और अंत में विचार के लिए एक अंतिम सवाल। स्रोत स्वायत्त एजेंटिक ऑपरेटरों, यानी ऐसे AI जो सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद फैसले लेते हैं, के उदय का जिक्र करते हैं। जैसे जैसे सुरक्षा प्रणालियां पूरी तरह से स्वचालित होती जाएंगी और इंसान सिर्फ आपात स्थिति में दखल देगा, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां साइबर युद्ध मिसानों के बीच नहीं बल्कि पूरी तरह से AI एजेंटों की सेनाओं के बीच लड़ा जाएगा? और उस दुनिया में विश्वास और नियंत्रण का मतलब क्या रह जाएगा?